इस हंगामे की शुरुआत 34 दिन पहले हुई थी, एक आंदोलन के तौर पर, एक धरना प्रदर्शन के तौर पर। लेकिन इस 34 दिन का सफर तय करता हुआ यह आंदोलन आज हिंसक रूप ले चुका है। यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे को उठाने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल चुका है। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो जब चाहे, जितनी देर चाहे, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। सरकार ने विपक्षी पार्टियों से कहा है कि वो जब चाहे, जितनी देर चाहे, सदन में चर्चा को तैयार है। लेकिन मामला अटका है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान कर डाला कि नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बावजूद ना तो प्रदर्शनकारी नरम पड़े और ना ही विपक्षी पार्टियां। सरकार ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 4 बार प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमसे कोई सीधा संपर्क नहीं किया गया। उधर विपक्षी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। आज शाम राहुल गांधी के घर बैठक की, फिर गांधी स्मृति तक मार्च निकालने निकले, लेकिन बीच में ही रोक दिए गए। ऐसे में सवाल है कि समाधान क्या है, और क्या समाधान सिर्फ नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना है? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी हैं, जिस तरह के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मामला सिर्फ नीट तक नहीं है, मामला युवाओं के बीच फैले असंतोष को रोकने का है। क्या इतने बड़े पैमाने के असंतोष को रोकने का कोई एक साधन हो सकता है क्या, या फिर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज इन सारे सवालों पर करेंगे खास चर्चा आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आप देखिए कि आज दिन भर किन किन नेताओं ने क्या बयान दिया, ताकि आपको पता हो चले कि आखिर कौन क्या सोच रहे हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। अगर जितेंद्र जी ने बोला कि कहीं भी बात हो सकती है, तो फिर हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिल लेंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का। झांसे है ये सब कुछ, जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही, एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर मामला अटका पड़ा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ना तो विपक्ष ना तो प्रदर्शनकारी बातचीत करने को तैयार है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव चौधरी, और कांग्रेस प्रवक्ता तो जुड़ चुके हैं। तो आप जो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में रविकांत साहब आपसे करना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि हम जितनी देर चाहें, जहां चाहें, हम बातचीत करने को तैयार हैं प्रदर्शनकारी से। सरकार कह रही है कि विपक्षी पार्टियां जितनी देर चाहें, जिस दिन चाहें, हम सत्ता में, सदन में चर्चा करने को तैयार हैं। तो फिर इस तरह के धरना प्रदर्शन करना, और शाम होते होते जब स्थिति वहां पे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बन चुकी है, विपक्षी पार्टियों का राहुल गांधी के घर से गांधी स्मृति तक मार्च निकालने की कोशिश करना,
इसको कैसे देखा जाए? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सदन में जहां चर्चा की बात सरकार कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो केवल ट्वीट करेंगे, केवल संदेश देंगे, इससे देश चलेगा क्या? सबसे पहली जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है और वो आकर के सदन में इस पर बात करें। और सिर्फ इस पर नहीं कि 152 जो पेपर है वो लीक हुए हैं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल्योर पर बात करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ उनसे गलती हुई है। 20 दिन तक आपने कोई चर्चा नहीं की और इसके उल्टे उन छात्रों और नौजवानों पर लाठी चार्ज किया है। और ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, सादी वर्दी में वो कौन लोग थे? और तो और एक आईपीएस अधिकारी एक बच्ची को थप्पड़ मारता है, एक एसएचओ रैंक का जो अधिकारी है वो एक बच्ची के पीछे डंडा चलाता है। ये शर्मनाक हरकतें होने के बावजूद अगर गृह मंत्री को शर्म नहीं आती है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है, तो ये देश चलेगा क्या? लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सबसे पहले है। तो जो कांग्रेस पार्टी की मांग है सीधे तौर पर कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे उन बच्चों के साथ जो बर्बरता उनकी पुलिस ने की है, और जिन लोगों ने ये बर्बरता की है उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो बिल्कुल डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो बातचीत है। लेकिन ये कब करते हैं आप? 20 दिन के बाद। और तब करते हैं, इधर आप कह रहे हैं कि बातचीत जहां चाहे वहां करें, और यहां आप बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा रहे हैं, आप फौज को इनवाइट कर रहे हैं। ये क्या है? क्या ये जो बच्चे छात्र नौजवान हैं ये देश के दुश्मन है क्या? आप क्या इनके बारे में सोचते हैं? और जब अगर आप इनको ये मानते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, तो फिर कैसे बातचीत होगी? आप पहले तो इनको अपना बच्चा मानिए, लेकिन अब जहां ये स्थिति होगी कि साहब आपको कोई परवाह नहीं है, आपकी कोई संवेदनशीलता नहीं है, आप औलादों के दर्द को समझते ही नहीं है, तो फिर क्या आप बातचीत करेंगे? और बातचीत की बात वो कह रहे हैं जो हमेशा से जुमलेबाजी करते आए हैं, जो 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे आपने ये वादा किया, किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर देंगे ये आपने वादा किया, और फिर कह दिया सब जुमला था। तो जुमलेबाजी अभी भी आप कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का हम गठन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये जुमलेबाजी को आप बर्दाश्त करने के लिए न तो छात्र नौजवान तैयार है और न विपक्ष तैयार है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता का, उनका कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और उससे पहले ये कह रहे थे कि आप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल बनाया है वो बातचीत का माहौल दिख नहीं रहा है। और इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्देश पर आज शाम 6:30 बजे से कनॉट प्लेस एरिया का सभी रेस्टोरेंट और ऑफिस बंद रहेंगे। उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं। विपक्षी पार्टी आरोप भी लगा रहे हैं कि शायद एक बार फिर से प्रदर्शनकारी पर बड़े कठोर कार्रवाई करने की तैयारी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए कौन आएगा? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली बात हमें लक्ष्मण जी समझना चाहिए कि यह जो आंदोलन है इसमें एक कॉज है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही संवेदनशील है और उनके भविष्य के लिए बहुत संवेदनशील विषय है। उसके प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक है और उनके लिए पूरी तरह से उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। नीट परीक्षा का एक सिस्टम लेके आए ताकि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एक ऑब्जेक्टिवली ड्रिवन एक परीक्षा का सिस्टम स्टैब्लिश हो और बिना किसी इंटरफेरेंस के वो शुरू हो। अब उसमें टेक्नोलॉजिकली ग्लिच आए या कुछ करप्शंस के इश्यूज आए, उसके प्रति सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से एक्शन भी लिया। 11 जुलाई की रात को जब पता चला 3 जुलाई की परीक्षा के बाद कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो तुरंत सरकार ने एक्शन लेते हुए 11 की रात और 12 को उसको निरस्त करते हुए दोबारा परीक्षा को अनाउंस भी कर दिया और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर दिया। 13 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए भी एग्री हो गए। तो एक तरफ तो बात है कि एक्शन चीज को संवेदनशीलता के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इसमें गड़बड़ी हुई है और इसकी रिफॉर्म्स की जरूरत है। दूसरा, उस पर एक्शन भी ले रहे हैं।
अब तीसरा ये है कि विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया उसको भी संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीजें हुई, जो चीजों को लिए भी सरकार ने कहा कि उसको भी संज्ञान में लेंगे, लेकिन बातचीत के लिए भी तैयार है। जहां कहें, जहां पे जैसे करें, संसद में अपोजिशन ने कहा संसद में चर्चा करो, उसके लिए भी तैयार है। तो और आगे रिफॉर्म्स के लिए भी, फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी के लिए भी तैयार। अब अपोजिशन क्या कह रहा है? अपोजिशन कह रहा है कि पहले ही आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो बिना किसी जांच के। जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनके ऊपर एफआईआर हो गई, उनको कोर्ट में डाल दिया, एक्शन सरकार ने ले लिया, करेक्टिव मेजर ले लिया, रिफॉर्म के लिए कमिटमेंट कर दिया, फास्ट ट्रैक को इंप्लीमेंट कर दिया, बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों के साथ सब तरीके से तैयार है, जहां कहें जैसे कहें उसके लिए तैयार है, अपोजिशन के लिए पार्लियामेंट में। तो अब नेक्स्ट जो इश्यू आता है, ये अपोजिशन किसी संकट के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, रोटियां सेकने का जो काम कर रहा है, ये उन्हें समझना चाहिए कि यह देश के भविष्य का सवाल है। इसका राजनीतिकरण करने का गलत प्रक्रिया वो अपना रहे। आप चर्चा करो ना, पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाओ, क्यों कह रहा है? लेकिन आप प्री कंडीशन से जब करते हो, चर्चा करने की बात करते हो, जब सरकार कहती है कि पार्लियामेंट करेंगे, तो आपने आज 6 मिनट पे पार्लियामेंट डिसरप्ट कर दिया। सवाल आपने है, ये एक सवाल है राजीव जी। राजीव जी, ये जो सवाल है कि आप चर्चा कर लीजिए, चर्चा करने के बाद जो दोषी चर्चा में निकल कर आएगा उसके इस्तीफा की बात करिए। आप चर्चा से पहले ये शर्त रख रहे हैं कि नहीं, पहले तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। ये रविकांत जी, ये कितना ये सही तर्क है? इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजीव चौधरी साहब, उनके पास आऊंगा, लेकिन रविकांत जी पहले इसका जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। देखिए लक्ष्मण जी, 152 पेपर लीक हुए हैं 2014 से, यानी प्रति माह एक पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार ने ढंग से एक पेपर भी ठीक से नहीं कर पाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी जब से शिक्षा मंत्री हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? एक पेपर लीक होगा तब, कि 10 पेपर लीक होंगे तब, कि 100 पेपर लीक होंगे तब? या आप केवल उनको जारी रखेंगे? वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बेबस लाचार, क्या वजह है? उनको छोड़ देना चाहिए ना, उनको खुद रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन भाजपा ने तो गिना दिए कि कांग्रेस के शासन में कहां-कहां पेपर लीक हुए हो गए हैं क्या, कि डेमोक्रेसी में आपका जी? लेकिन भाजपा ने तो गिना दिए कि कहां-कहां कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लीक हुए हैं पेपर। हाँ, यही धर्मेंद्र प्रधान थे, 1997 में इस्तीफा मांग रहे थे, तो ये भी पेपर लीक के प्रोटेस्ट में थे, तो वो गलत था क्या? ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और ये सवाल उठाया जाएगा। छात्रों, नौजवानों के साथ आज हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, तब तक कोई संवाद नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। कहीं साहब, हम जो चाहेंगे, गोपाल जी संक्षिप्त में कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। एक बार रविकांत जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी संक्षिप्त में बोले, फिर बाकी मेहमानों को पास जाऊंगा। हाँ, पंजाब में हुआ, आपने कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ली वहां? तो आप राजनीतिकरण जो कर रहे हो पूरी व्यवस्था का, वो विद्यार्थियों के हित में नहीं है, अपनी राजनीतिक प्रॉब्लम है। राजीव चौधरी जी कुछ, राजीव चौधरी जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राजीव चौधरी जी बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव चौधरी जी, ये कहना कि आप इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद जिम्मेदारी तय करिए, फिर जिम्मेदारी जिन पर तय होगी वो इस्तीफा देंगे, जब कार्रवाई करनी वो करेंगे। पहले से आपको शर्त रख रहे हैं और करेक्टिव एक्शन ले लिया लक्ष्मण जी, वो बताना है। गोपाल के आप समय दीजिए। देखिए, ये चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सरासर आपके चैनल के माध्यम से झूठ फैला रहे हैं। कहीं पर भी पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है? ड्रग माफिया कहें क्या? ड्रग माफिया हो क्या आप? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुद्दे पर रहिए। सिर्फ नीट पेपर मामले पर धरना प्रदर्शन और उस पर बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। गोपाल जी को सुन लेते हैं, राजीव जी क्या कह रहे हैं। गोपाल जी को सुन लेते हैं, राजीव चौधरी जी को सुन लेते हैं। पार्टी के प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं अब चंदा चोर? इसका मतलब ये हो गया, सरकार ये कह रही है, अगर संसद सत्र ना चल रहा हो और उस समय कोई मुद्दा सरकार के सामने आ जाता है, तो सरकार जो है संसद सत्र का इंतजार करेगी,
बातचीत करने के लिए? जो ये जो मुद्दा चल रहा है, आज पूरा 1.5 महीना हो गया, लगभग 1 महीने से तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। उससे पहले भी जो छात्रों की टीम थी वो अलग अलग जगहों पर घूमकर इसके बारे में आंदोलन कर रही थी। तो क्या 1.5 महीने में सरकार को वो समय नहीं मिल पाया कि वो कोई चैनल खोल सके, किसी से कोई बात किया जाए? अरे कलेक्टिव एक्शन तो हमने 2024 में भी लिया था, क्या गया उससे? 2026 में फिर पेपर लीक हो गया। आपकी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के ऐसा बताओ, पंजाब में क्या ऐसा करते हैं हर्षवर्धन जी और सतीश के सिंह साहब को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आप दो लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सतीश के सिंह आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले हर्षवर्धन जी छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि जो शर्तें रख रखी है विपक्ष ने, जो शर्तें रख रखी है प्रदर्शनकारी ने कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए लेंगे, उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही बातचीत करेंगे, और बातचीत तो होगी लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये कितना आपको व्यवहारिक लग रहा है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि जब छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला हो तो किसी भी पक्ष को अहंकार और जिद नहीं करना चाहिए। वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या जो कॉकरोचेज के नाम पे, तिलचट्टों के नाम पर पार्टी बनाई हुई, किसी को भी बातचीत जंतर मंतर पर आकर करो, यहां आकर करो, आमतौर पर ये होता नहीं है। और हमने तो अन्ना आंदोलन में भी देखा है, हमने तो उस वक्त मैं रिपोर्टर के तौर पे कवर करता था। प्रणब मुखर्जी देर रात, हमको याद है कि किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, ये सब प्रणब मुखर्जी से मिलकर लौटे थे, और क्या कुछ हुआ था, वो नॉर्थ ब्लॉक पे बैठक हुई थी, नॉर्थ ब्लॉक में हुई थी, देर रात तक वो चली थी। तो हमें तो वो सब याद है। लेकिन आज के समय में अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना ही चाहिए। शर्त के तौर पर विपक्ष उसको करे, वो उनका अपना काम है। लेकिन मेरा मानना है इसका जो मूल मुद्दा है वो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। और सबके ध्यान में रहना चाहिए कि एनटीए लाया ही इसलिए गया क्योंकि बहुत पेपर लीक होते थे, धांधली होती थी, सीट बिक जाती थी, इसीलिए एनटीए लाया गया। एनटीए भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, तो अब इसमें और जो सेफगार्ड हो सकते हैं, जो बेहतर हो किया जाए। लेकिन ये जो कॉकरोचेज का एक उसके नाम पे पार्टी बनाई गई और उसका जो प्रोटेस्ट है, जिसको मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक ऑफशूट है, इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं है, वो जिस तरह से शाम को अपराधियों का अड्डा जंतर मंतर को बना दे रहा है, आपने कल का जो विजुअल था, उसके पहले का जो विजुअल था, ये बड़ा खतरनाक है। और लड़के लड़कियां वहां गालियां दे रहे हैं, असभ्य अश्लील व्यवहार कर रहे हैं। छात्रों का ये मुद्दा ऐसे सॉल्व हो सकता है? और मैं फिर कह रहा हूं, आप विपक्ष के तौर पर, जैसे मैं निजी तौर पर मैं मानता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को त्यागपत्र देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी, जो दोषी तो कोई वो पेपर लीक थोड़ी ना करा रहे थे, लेकिन मंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। उत्तरदायित्व तो एक चीज होता है, अकाउंटेबिलिटी एक तय होनी चाहिए। लेकिन क्या सदन जब चल रहा है उसमें इस विषय पर गंभीर चर्चा नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी चर्चा की बात कर रहे थे, हम जब सत्र शुरू हुआ उसके पहले कह रहे थे कि सरकार को आगे आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। अब अगर सरकार ये कह रही, जो मैंने नड्डा जी की कल की प्रेस वार्ता देखी, वो कह रहे हैं जितनी देर की करनी हो, जिस नियम के तहत करनी हो करें। अब शर्त लगाकर वो न करना, दोनों तरफ जो ये जिद है ये अच्छी नहीं। कह रहा हूं, मेरी राय है धर्मेंद्र प्रधान जी को त्यागपत्र देना ही चाहिए। लेकिन अगर सरकार त्यागपत्र से पहले बात कर रही है तो बात तो करना चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत पहली शर्त होती है। और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसको समझिए, मॉनसून सत्र चल रहा है, संसद हमारी सत्र चल रही, वो पार्लियामेंट चल रही, ऐसे में बाहर धरना प्रदर्शन सीजेपी का समझ में आता है। वो देखिए, वो तो एक मतलब मीम पेज बना था, फिर छात्रों की आवाज बन गया, लोगों का गुस्सा था। जैसे कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए, पंजाब में भी पेपर लीक हुए। राजीव जी, आ रहा हूं आपके पास। शिक्षा मंत्रियों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ, मतलब उस पर चर्चा भी उस तरह से नहीं। और मुझे प्रियंका जी का बयान याद आता है, जिसपे आज वो बड़ी नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा था हमारे गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की जब सरकार थी कांग्रेस की राजस्थान में, लेकिन वो नहीं कर पाए, असफल रहे पेपर लीक रोकने में। ये बहुत गंभीर मसला है और इस मसले पर बहुत गंभीरता से सभी राजनीतिक दलों को बातचीत करनी चाहिए। ये वो मसला नहीं है कि जिद पर बैठे रहे, न सत्ता पक्ष के लिए ठीक है और न विपक्ष के लिए ठीक है। राजीव चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सतीश के सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। सतीश के सिंह साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात हर्षवर्धन जी ने कहा कि छात्रों के भविष्य का मामला है
और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने भी एक्स पोस्ट के जरिए आज अपनी बात को दोहराया है। तो जिद पे ना अड़े, इस्तीफा भले ही देना हो दे देना चाहिए। देखिए, एक चंपत राय जी नाम के व्यक्ति का अयोध्या में इस्तीफा हुआ था। तो जब अयोध्या में इस्तीफा हो सकता है और प्रधानमंत्री जी जिस चीज को घोर पाप बताते हैं, भले अयोध्या वाले को नहीं बताया है, तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? तो मुझे लगता है सरकार चाहती क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है। बात ये है, विपक्ष वाले का काम है राजनीति करना, वो करेंगे। यही काम भारतीय जनता पार्टी भी पहले करती थी जब विपक्ष में थी, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मुद्दा देखिए असली क्या है, आप बताइए ना। यहाँ पर या हम लोग, हमें भी ठीक से नहीं मालूम है कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको हम सच बता रहे हैं, नहीं मालूम है। लेकिन मुद्दा इतना हम जरूर समझते हैं कि युवा जो है आज देश का इतना ज़्यादा है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो आज चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने रोजी रोटी का संकट है। ये जो एजुकेशन है देश में हमारे, वो सबसे बड़ा सैकड़ों सैकड़ों साल का सबसे बड़ा स्टार्टअप किसी भी फैमिली का रहा है। वो एंड ना हो जाए, ये जरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि करियर पर, नौकरी पर, रोजगार पर जितना इस वक्त चुनौती है दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से भी और अन्य वजहों से भी, उतना शायद हाल के वर्षों में 40 सालों में 45 सालों में कभी भी नहीं रहा है। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सीजीपी या कांग्रेस और फलाना और ठिकाना, इसका बात ही नहीं है। अरे एक मंत्री को हटाना है या विभाग बदलना है। यूपीए सरकार में 18 मंत्रियों के नौकरी गए थे, है कि नहीं? इस सरकार में भी 3 एजुकेशन मिनिस्टर के विभाग बदले गए, हटाए गए। तो क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार चाहती क्या है, क्योंकि गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं पूछ ही लेता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इनको नहीं लगता कि सरकार आखिर चाहती क्या है? इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया चंपत राय का, हालांकि दोनों अलग अलग मामले थे। जब वो इस्तीफा दे सकते हैं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? यूपीए के समय में दर्जनों मंत्रियों का इस्तीफे हुए थे, और हर्षवर्धन जी जो आमतौर पर इतने कठोर राय नहीं रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने कठोर राय रखते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। देखिए, यह एनालिसिस प्रधानमंत्री जी के, कैबिनेट जो होता है प्रधानमंत्री जी के प्रेरोगेटिव में है। कौन मंत्रालय में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है। पार्टी इसमें कुछ ऐसा स्टैंड लेके नहीं चल रही। लेकिन बात यह है कि क्या इस पे जो त्रासदी हुई संवेदनशीलता के साथ सरकार ने एक्शन लिया कि नहीं? वो लिया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए फास्ट ट्रैक भी बना दिया और करेक्टिव एक्शन भी ले लिया। इंपॉर्टेंट है कि एक्शन के लिए बैठे हुए तो नहीं है। अपोजिशन कह रही है चर्चा कर लो, उनकी क्या डिमांड है? करेक्टिव एक्शन लेने की बात तो वो कह ही नहीं रहे, वो तो ले लिया सरकार ने। और एक्शन के बाद एग्जाम भी दोबारा कंडक्ट कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया, और एक नया सिस्टम नीट का एग्जामिनेशन के रूप में सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, जो बेटर है। पहले तो मैं अपोजिशन से पूछना चाहता हूं, क्या जो पिछला सिस्टम था उससे या एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक बेटर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सेंटर को नेशनल वाइड एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म देने का प्रयास केंद्र सरकार का, मोदी जी का था या नहीं? अगर वो कहते हैं कि ये नीट का पूरा कॉन्सेप्ट गलत है तो अलग बात है। बट अगर वो कहते हैं कि नीट का कॉन्सेप्ट सही था, एक प्रॉपर पॉजिटिव तरफ उसके अंदर एक वे आउट के लिए सरकार ने काम किया। हाँ, उसमें बहुत चीजों में करप्शन और सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में हमने जीएसटी में देखा, शुरू में आया प्रॉब्लम, आया ग्लिचेस आए। कोई अभी भी जीएसटी में कई तरह के, आपका तो जो है एक वो बिजनेस चैनल भी, आपको पता होगा किस तरह से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किस तरह भ्रष्टाचार कई लोग करते। तो सरकार एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम अक्रॉस द स्टेट लाने का प्रयास करते हुए एक अच्छे इंटेंशन से काम किया। उसमें ग्लिचेस आए, उसमें कुछ करप्ट लोग घुस गए, उसमें सिस्टम का कुछ फेलियर हो गया, उसको भी करेक्ट करते हुए तुरंत एक्शन ले रहे। और ये भी नहीं कह रहे कि अब खत्म हो गया, अब हम कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, दिस इज द ओनली थिंग जो कि हम आपके सामने दे, उसको भी तैयार है। आप सजेशन दो ना,
आप ये बताओ कि इसको सिस्टम को ऐसे इंप्रूव करो, आप ये बताओ कि इसमें ये कमियां निकाल लो। ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं चर्चा ठीक है, करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। राजीव चौधरी जी और रविकांत जी, सरकार चर्चा करने को तैयार है। सिस्टम को सुधारने के टाइम में कुछ ट्रांजिशन फेज में कुछ ग्लिचेज होते हैं, जो ग्लिचेज हुए आगे भी सुधारने के लिए सरकार तत्पर है। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह की भी कि सीरीज ऑफ मेजर कई सारे कदम उठाए जाना, उनमें से एक कदम है फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनाया जाना। राजीव चौधरी जी, इतने से संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए लक्ष्मण जी, अभी जो चंदाचोर पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद जानबूझ के भड़काना चाहते हैं उनको, फिर हम लोग की बहस जो है सो किसी और लाइन पे चली जाएगी। हम लोग अगर अपनी बात कहनी है शिक्षा के मामले पे तो उसी पे आया जाए तो बेहतरीन चीजें आएंगी। जी राजीव चौधरी जी, आपके लोगों को तो मेरी बात के बाद बोलिएगा, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, गोपाल जी शांत हो जाइए। मैंने उनको बोल दिया है, अब वो अपनी बात रखेंगे, मुद्दे की बात रखेंगे। राजीव चौधरी जी, गोपाल जी ने जो बताया, वो क्या बताया कि पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद फास्ट ट्रैक में हम लोग उसको जो है कोर्ट में ले जाएंगे, उसका फास्ट ट्रैक न्याय दिलवाएंगे। अभी तक इन्होंने कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया है। इन्होंने अभी तक जो 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो यही सब बातें 2024 में भी की गई थी कि हम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना देंगे कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, जब इस साल भी 2026 में जब नीट की पेपर के एग्जाम की लीक की खबर आई तो शुरुआत में तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई पेपर लीक हुआ है। वो तो जब अलग अलग जगहों से छात्रों ने आवाज उठाई तब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ और हम इसको जो है री एग्जामिनेशन में जाएंगे। शुरुआत में तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अब आते हैं, इन्होंने जो पिछली बार 2024 में जो नीट के पेपर लीक हुए थे उसमें क्या कार्रवाई की, सरकार के किस मंत्री का, किस बड़े अधिकारी का बर्खास्तगी हुई, अगर ये प्रवक्ता साहब हमको बता देंगे तो बताइए। जिस अधिकारी को एनटीए के उस समय पर जो है सस्पेंड किया गया था, बाद में उनको छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया गया। ये उनकी डिमोशन की गई थी या उनका प्रमोशन किया गया था? तो इस तरीके की बातें करके अब जनता की आंखों में धूल झोंकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, इन्होंने एक पैटर्न क्या बना लिया है, आप इस बात को समझिए कि अगर किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी है, अगर आदिवासी आंदोलन करे तो वो नक्सली है, अगर जेएनयू के स्टूडेंट आंदोलन करे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर छात्र जो जंतर मंतर पर आंदोलन करे तो वो उपद्रवी है, अगर सोनम वांगचुक धरने पर बैठे तो वो चीन के एजेंट है। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को देश विदेश में ख्याति प्राप्त अवार्ड मिले हुए हैं, उनको इनकी टूल किट जो है वो चीन का एजेंट साबित करने पे लगी हुई है। 20 तारीख को जिस तरीके का बर्बरता पूर्वक व्यवहार जो दिल्ली पुलिस ने किया, वो किसके आदेश पे किया? दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्री के अंदर आती है, किसी ने तो उनको ये आदेश दिया गया होगा ना कि आप लाठियों पे नुकीले कीले लगाकर जाइएगा। सादी वर्दी में बीजेपी आरएसएस के गुंडे वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने लड़कों को तो छोड़ दो, कितनी वीडियो आपने देखी है जो वहां पर लड़कियां जो छात्राएं आई हुई थी उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। ये इसके लिए जवाबदेही किसी की तो तय होगी। मैंने पहले भी ये बात कही, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो क्या सरकार संसद के सत्र का शुरू होने का इंतजार करेगी किसी से बातचीत करने के लिए? 20 मासूम छात्रों की हत्या एक तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट राजीव चौधरी जी, आपने कई सारे सवाल उठाए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट गोपाल जी, आपके लिए कुछ सवाल रविकांत जी के भी होंगे, उनके सवाल को ले लेते फिर आपके पास आता हूँ। रविकांत जी, 5 सेकंड बोलिए। 5 सेकंड बोलिए रविकांत जी, बोलिए। सॉरी राजीव चौधरी जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, एक मिनट रविकांत सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 30 तारीख को वहां पर जब जंतर मंतर पर जिन छात्रों ने खुदकुशी की, उनके माता पिता वहां पर आए हुए थे, इस उम्मीद में आए थे कि हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा, वो उनको एक श्रद्धांजलि देने वहां पर आए हुए थे। तो उन लोगों को बीजेपी के लोग जो है वो देशद्रोही, गद्दार, उपद्रवी ये बताने पर आतुर थे। तो आप ये सोचिए कि वो लोग किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? रविकांत जी। हाँ, मैं सबसे पहले तो हर्षवर्धन साहब की एक बात पर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर शाम को अपराधी लोग पहुंचते हैं। ये अपराधी आपको दिखते हैं
और आप जज कब से बन गए मुझे तो नहीं पता है, मैं तो जानता हूं कि आप सिर्फ पत्रकार हैं। खैर, दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि साहब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल जी 2024 से, उसके पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को बार बार उठाया, लेकिन 2024 से वो लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। इस बार ये मुद्दा क्यों इतना भड़क गया, जरा इसको समझने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जब मेलोडी से फुर्सत हो तब तो वो सोचेंगे, या विदेश भ्रमण से फुर्सत हो। इस बार नीट की परीक्षा जब पेपर लीक होता है, 22 बच्चे आत्महत्या करते हैं। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, जरा बताएं बीजेपी के प्रवक्ता या हर्षवर्धन साहब बता दें, इनका जिम्मेदार कौन है? ये इस तरह की बेशर्मी लाद करके, और ये प्रधानमंत्री जी को क्या हो गया, जब इतने एक श्रद्धांजलि में आपसे नहीं लिखा गया कि एक ट्वीट आप कर देते, एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाएगी तो आप ट्वीट कर देंगे, लेकिन 22 नौजवान छात्र जो इस देश का भविष्य हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं आपके फेलियर की वजह से, और आप खामोश बैठते हैं, इंतजार करते हैं, और आज कहते हैं जब छात्र वहां पे लाठी खा रहे हैं, जब वो वहां पर पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को 22 ये जो आत्महत्याएं हुई उसकी जिम्मेदार है कि नहीं है, ये बताएं जरा पहले। इसलिए पहले अकाउंटेबिलिटी तय हो, इस्तीफा हो, और उसके बाद संवाद हो। कौन नहीं चाहता, डेमोक्रेसी में सबसे पहले संवाद है, लेकिन आपको जिम्मेदारी तय ही नहीं करना है। साहब, बच्चे यहां पहुंच जाएंगे तब आप बात करेंगे, 20 दिन तक खामोश रहेंगे, आप बेशर्मियों के साथ लोगों पर हंसेंगे, ये करेंगे। वो जो जिनके माँ बाप पहुंच रहे हैं मंचों पर, उनकी आप हंसी उड़ाएंगे, उन पर आप बंदिशें लगाएंगे, उन पर आप गुंडे पहुंचाएंगे। ये जो आपके अंधभक्त बैठे हैं वो वहां पर बदमाशी करेंगे। ये आपने देश को बना दिया है, या आप इस देश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं? पहले ये तय हो जाए। और अब नौजवानों को ये लग रहा है कि मोदी के रिजीम में इस देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अपना जान जोखिम में डाल करके वहां पहुंचे हुए हैं। पुलिस जो कर रही है वो तो मैं समझता हूं कि इस देश में गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं, उन्होंने इस देश के संविधान ने जो दिया है कि वो हाथ बांधे खड़े हैं और पुलिस बर्बरता कर रही है। ये जो गांधी जी का दिखाया हुआ रविकांत जी ने जो सवाल उठाए, इस पे दोनों लोगों की राय लूंगा, हर्षवर्धन जी और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपकी भी। ठीक है रविकांत जी, एक मिनट जरा बाकी लोगों के सुन लेते हैं जो आपने कहा उस मुद्दे पे। आपने काफी गंभीर सवाल उठाए। हर्षवर्धन जी, मैं 2 सवाल, एक तो जो उन्होंने आपसे पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा कि आपको लगता है कि चूंकि आप काफी दिनों तक रिपोर्टिंग भी की और ऐसे मामलों को करीब से देखें, अब आप विश्लेषण भी कर रहे होते हैं, कि इस पूरे मामले को हैंडल करने में और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। क्योंकि मुझे याद है जब कॉकरोच इंडिया पार्टी के संस्थापक आए थे इंडिया, तो जिस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन उनको लाया गया जंतर मंतर पर, कहीं कोई रोका नहीं गया, धरना प्रदर्शन चुपचाप से करने दिया गया, तो कई लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि बहुत सही तरीके से हैंडल किया गया, ऐसा ही किया जाना चाहिए था। अब जाके स्थिति जो बनी है उसको और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। देखिए, एक तो लक्ष्मण जी, पता नहीं रविकांत जी को कोई समस्या तो है गंभीर। मैंने ये कहा कि छात्रों का इतना गंभीर मुद्दा है, मैंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए, लेकिन रविकांत भाई की समस्या गंभीर इतनी है कि उनको सिर्फ वो सुनाई दिया जो मैंने कहा कि शाम को अपराधियों का अड्डा बन जाता है। अब पता नहीं कल का वीडियो इन्होंने नहीं देखा। मैं तो बार बार कहता हूं कि चाहे छात्र पिटे, चाहे पुलिस इस तरह से दौड़ा के पीटी जाए, या मीडिया को मारा जाए, मैं उस सबके खिलाफ, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा देश का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अभी तक मुझे किसी राजनीतिक दल में भी नहीं जाना पड़ा है। तो जिस दिन हो सकता है कि रविकांत जी की तरह किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना पड़े, तो मैं भी इनकी तरह बन, तो फिर वही बोलूंगा। तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था रविकांत जी, आप तो मतलब ये नहीं करते हैं, ये मत कीजिए। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं तो मैं लक्ष्मण जी एक चीज और बता दूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ठीक ठाक छात्र आंदोलनों में रहा हूं। छात्र आंदोलन में कभी इस तरह की हिंसा नहीं होती। पत्थरबाजी होती है, पुलिस पर पत्थर लड़के चलाते हैं, हम लोग सब उन आंदोलनों में शायद पुलिस पीटती है, पकड़ के ले जाती है, छोड़ देती है, कभी पुलिस लाइन छोड़ देती है, कभी न्यू करंट छोड़ देती थी, कभी थोड़ा और आगे ले जाके छोड़ देती है। लेकिन जिस तरह का दृश्य जंतर मंतर से आ रहा है वो सामान्य छात्र आंदोलन नहीं। क्या छात्रों की चिंता नहीं है, छात्रों की समस्या नहीं, छात्र नहीं, बिल्कुल वहां जेन्युइन छात्र हैं, लेकिन बड़ा वर्ग वो है जो अब वहां अपराध कर रहा है, जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं,
जो उस पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उस टिप्पणी को रविकांत जी ने जोड़ने की कोशिश की। ये शातिर राजनीतिक कोशिश होती। खैर नेता लोग हैं, वो भी नेता हैं तो वो कर सकते हैं। अब मूल बात ये क्या मिस हैंडलिंग हुई? बिल्कुल हुई। बड़ी सीधी सी बात है, सरकार को मेरा ये मानना है सदन शुरू होने के पहले ही ये बातचीत करके चर्चा का विषय तय कर लेना चाहिए था। उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी चर्चा। और मेरा मानना है कि प्रश्नकाल बाधित किया विपक्ष ने, वो सब किया, उसके बावजूद चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, त्यागपत्र कोई ऐसी चीज नहीं है ना भाई। मंत्री का त्यागपत्र हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा? ठीक है, कांग्रेस के सरकार के मंत्री ने नहीं किया। उससे पत्रकार ने पूछा था राजस्थान के शिक्षा मंत्री से कांग्रेस के कि आप इस्तीफा देंगे, तो उसने कहा अच्छा हम बनाते हैं क्या? ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम है। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान वैसी बेशर्मी नहीं दिखा। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भी त्यागपत्र नहीं दिया, कर्नाटक के भी शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया, सब जगह पेपर लीक हुए। और मैं याद दिला रहा हूं बार बार, उसे दिलाना चाहिए। प्रियंका जी इतनी मासूमियत के साथ बताया कि भाई पेपर लीक गंभीर समस्या है, गहलोत जी लाख कोशिश करके नहीं कर पाए। इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूं सरकार को इसको और बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। और जो छात्र हैं उनसे बात करिए, जो अपराधी हैं उनका इलाज कीजिए। बड़ी सीधी सी बात है। सतीश सिंह साहब, दो चीजें। एक तो जिस तरीके का आंदोलन का स्वरूप देखने को मिलता है, जाहिर तौर पर वहां पे वाकई छात्र हैं, लेकिन छात्रों के साथ कुछ ऐसे तत्व जुड़ गए हैं जो इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार को पता था कि संसद का मानसून सत्र आने वाला है, सत्र से पहले ऐसे मुद्दे और ज्यादा गर्मा जाते हैं, तो जाहिर तौर पर संसद के मानसून सत्र से पहले ही उस मुद्दे को ठंडा कर देना चाहिए था। आप सहमत हैं इससे? दोनों आपकी बातों से सहमत हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सीधा मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं। मेरी आपत्ति देखिए क्या है कि ये गुंडे मवाली और इस तरह के ट्रक, उस तरह की गाड़ियाँ वहाँ से वहाँ आ कैसे जा रही हैं, ये एक भी गंभीर प्रश्न है। और जिस तरह से मीडिया वाले, जिसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चाहे जो मीडिया आप कह लें, उनको अगर निशाना बनाया जाता है तो मैं तो उसका भी खिलाफ हूँ। मैं उसके खिलाफ हूँ। जिसको जो मन है करे, बोले, जो भी करना है करे। ये तो ठीक नहीं है ना कि कोई अगर हम सरकार के खिलाफ बोले तो आप हमको टारगेट कर लो। ये कोई मतलब नहीं है। पक्ष में बोले तो टारगेट कर लो। तो मैं इसके खिलाफ हूँ, नंबर एक। नंबर दो, देखिए सबसे फास्ट काम क्या हो सकता है? फास्ट ट्रैक को छोड़ दीजिए। जब एक सिंबल बन जाता है तो प्रधान साहब का हटा देते, क्या दिक्कत है भाई? देखिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा लक्ष्मण जी, ये मुद्दा अर्थव्यवस्था का है, रोजगार का है, कमाई का है, पारिवारिक बजट का है, करियर का है। नीट का तो मैंने सवाल ही पूछ लिया कि भाई इसका फुल फॉर्म तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो ये कहीं न कहीं वो जो द्वंद्व है और वो जो जद्दोजहद है वो सामने निकल के आ रही है। मैं एक सलूशन देना चाहता हूं यहाँ पर आपके माध्यम। सरकार फौरन वो जितने परिवार के लोगों ने सुसाइड बच्चों ने किया है उसको अपना ले, उसको कोई कंपनसेशन दे, कुछ करे उसके बारे में। दूसरा, जितने तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे राज्यों के हो चाहे केंद्र के हों, उसके कोई शुल्क न लिया जाए और जो परीक्षाएं रद्द होती है उसको रिफंड किया जाए। और बच्चों को पहले होता भी था कि उनके ट्रैवलिंग का खर्चा भी कहीं कहीं दिया जाता था। ये सब करे और साथ में एक नई यूथ पॉलिसी लाए। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यूथ पॉलिसी को लेकर, यूथ के भविष्य का लेकर है और यूथ के ही भविष्य पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और एक अंतिम बात, किसान आंदोलन वाली गलतियां ये सरकार बिल्कुल न करे, वो स्थिति नहीं है। किसान तो फिर भी बैठ जाते। गोपाल जी, आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ हर्षवर्धन जी जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी संक्षिप्त में, फिर गोपाल जी के पास जाऊंगा। सारे लक्ष्मण भाई, सब के लिए क्या करना होगा ये हमारी आपकी बहस में और जंतर मंतर पर नहीं तय होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार को, विपक्ष को, हर सांसद को चर्चा करनी पड़ेगी। जो फ्रेमवर्क भी है, अगर आपको स्टैट्यूटरी कोई फ्रेमवर्क बनाना है, कोई कानून पारित करना है, कोई नीति बनानी है, तो वो यहाँ कहने से तो बनेगी नहीं, वो सदन में बनेगी। सांसदों को सुझाव देना होगा, वो उसमें कोई और ज्यादा चर्चा करनी है तो उसको कमेटी को देना होगा। लेकिन कौन बनाएगा? संसद बनाएगी।
पार्लियामेंट सेशन में है। हम लोग ये भूल रहे हैं, बाहर का कोई भी धरना प्रदर्शन वो किसी हल की तरफ नहीं जाता है। और मेरा मानना है कि ये काम सबसे पहले होना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में होंगे अगर आपको सचमुच नियत ठीक है। वरना आनंद लेना है तो सब लोग मजा लेते रहिए। छात्र सड़कों पर है, खून उसका बहेगा, सर पुलिस वाले का फूटेगा, मीडिया वालों को अपमानित किया जाएगा, महिला पत्रकारों को के साथ छेड़खानी की जाएगी और टीवी पर नेता लोग आकर बैठकर आनंद लेते रहे, अपना अपना हिस्सा बताते रहे। इससे सुंदर क्या हो। राजीव चौधरी जी 15 सेकंड, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब को पास जाऊं, उनके लिए कई सारे सवाल आ गए। देखिए, दुष्यंत कुमार जी की कविता है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो अब इस तालाब का पानी कि अब इसके कमल मुरझाने लगे हैं। अब जनता जो है इनके, हर्षवर्धन जी अभी मुझे कह रहे थे कि इन्होंने अपने छात्र आंदोलन जीवन में बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया। क्या मुझे बता सकते हैं जब इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया क्या किसी ने इनको देशद्रोही, गद्दार, उपद्रवी, पाकिस्तान जैसी उपमाओं से नवाजा था? ये प्रचलन जो पिछले 12 साल में चल गया है कि जो आवाज उठाए उसको पाकिस्तानी, उसको खलिस्तानी कहकर उसको चुप करा दिया जाए। इस आपको इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की बेसिक बुनियाद ये है कि आप प्रदर्शन कीजिए, आप सरकार के खिलाफ मुखर होइए, आप आवाज उठाइए। और ये जरूरी नहीं है राममनोहर लोहिया अपने समय पर कह के चले गए थे। हर्षवर्धन जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी से आपने पूछा, जवाब देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी देखिए, फिनिश करूंगा तभी देंगे। पता नहीं राजीव चौधरी जी आंदोलन के कितना पहले जुड़े हैं, क्योंकि इनकी जो पार्टी पैदा हुई है उसके आंदोलन को तो हमने रिपोर्टर के तौर पर ऐसा टूट के कवर किया है कि चेहरे की एक परत उतर गई थी। जाने कितने कपड़े जूते फट गए, क्योंकि बड़ा खराब उस वक्त मौसम था जब आंदोलन था ना लीला मैदान में ना, तो उमस के मारे और बारिश से बुरा हाल था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राजीव जी को ये पता नहीं कि इनके आंदोलन को भी किसी ने खालिस्तानी नहीं कहा था, किसी ने आतंकवादी नहीं कहा था। और रामलीला मैदान से लेकर इंडिया गेट तक रुक जाइए, अरे एक मिनट रुक जाइए राजीव जी, राजीव बीच में नहीं बोलते। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होती फिर आप बोलिएगा। क्योंकि उस वक्त कोई भी इस तरह से भीड़ जो है पकड़ के किसी को पीट नहीं रही थी। चारों तरफ लोग तिरंगा लेके घूम रहे थे, चारों तरफ। मेरी जानकारी में गुड़गांव से कॉर्पोरेट ऑफिस से बच्चे शिफ्ट में निकल कर आ रहे थे, वो आंदोलन को समर्थन देने आ रहे थे। फरीदाबाद से एक फैक्ट्री से अपनी कार में भरकर खाना लेकर आए और कहा कि हमने आज अपनी फैक्ट्री कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि लोकपाल बनेगा, भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा, ऐसी कई चीजें थी। अब उसको क्या कितना लोकपाल बनाया, कितना अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी रखी, मैं उस पर अभी नहीं जाता हूं। क्या सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से वो एक दलित को मार दिया गया था, वो क्या था? क्या अब तो रवनीत सिंह बिट्टू है भाजपा में ना, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी में थे और किसी ने नहीं कहा था। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था, कांग्रेस सांसद तत्कालीन, कि इसमें खालिस्तानी घुसा है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि पूरे आंदोलन को कोई ब्रैकेट कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं, ऐसे तत्व शामिल हैं। लाल किले पर जो हुआ वो आपको क्या लगता है कि सामान्य घटनाक्रम था? जो आईटीओ पर हुआ वो आपको लगता है कि सामान्य घटनाक्रम था? ये कहना कि अब सबको ये कह दिया जाता है, ये भी एक ऐसा विमर्श है जिसमें जानबूझकर अराजकता को और आंदोलन को मिलाने की कोशिश हो रही है। ये खतरनाक। राजीव जी मुझे आंदोलन दोनों, हाँ जल्दी से बहुत देर से इंतजार करवा रहा हूं मैं गोपाल जी को। हाँ मैं वही कह रहा हूं, आप लोगों ने तमाम ऐसी वीडियो देखी। 20 तारीख को सुबह 6 बजे जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर थे उन्होंने वहां से रिपोर्ट किया कि पहले से ऐसे ट्रक वहां पर खड़े कर दिए गए थे जिनके अंदर पत्थर पड़े हुए थे। ऐसी टूटी फूटी गाड़ियां, वैन वहां लाकर खड़ी कर दी गई थी और जिनको कि बाद में बताया जाता कि ये जो छात्रों ने इनको जो है तोड़ दिया गया और शाम को सेम वही पैटर्न दोहराया गया। अब लोगों को समझ में आने लग गया कुछ मैं तो सरकार लेके आए, कब तक खालिस्तानी पाकिस्तानी चलाएगी? आप जो कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन के समय पे नहीं हुआ, अन्ना आंदोलन के समय पे इसीलिए नहीं हुआ कि ये जो लोग जो सरकार द्वारा प्रायोजित है उस समय ये लोग सरकार में नहीं थे। आज ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे ही तो थे जो सिविल वर्दी में वहां पर लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। कौन थे वो लोग? वो सिविल वर्दी में बीजेपी आरएसएस के प्रायोजित गुंडे थे वो। ठीक है राजीव जी, आपने 15 सेकंड मांगा था, 15 सेकंड से ज्यादा हो गया। ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे तो अगर कोई कहे कि आम आदमी पार्टी के गुंडे थे तो कोई क्या कहेगा? पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने
पिटवाया किसानों को, पिटवाया नौजवानों को, तो क्या आम आदमी पार्टी के गुंडे पीट रहे थे? आम आदमी पार्टी के गुंडे थे जो पुलिस वहां पीट रही। अरे किसी ने ये कहा कि कोई खालिस्तानी या कोई पाकिस्तानी तय कर रहा है। ऐसा करते हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे जारी रखें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब के पास आएंगे, जिनके पास कई सारे सवाल पहले जा चुके हैं। और एक सवाल और जो छोटे से शब्दों में सतीश के सिंह साहब ने कहा, ये सिर्फ मामला नीट तक का नहीं है, ये छात्रों के भीतर जो जनाक्रोश है उसका भी मामला है, उसके तौर पर भी इसको देखा जाना चाहिए। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मेहमान जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कई सारे मुद्दे उठकर आए जो सवाल सीधे आपकी तरफ थे। एक सवाल मैं आपके सामने रख दूं, फिर आप बोलिएगा कि इस पूरे मामले को हम लोग सिर्फ नीट पेपर लीक, नीट वाले मामले को लेकर क्यों देखा जा रहा है? इसमें जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र शामिल हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि नीट से ज़्यादा बड़ा मामला है? दरअसल छात्रों के बीच अलग अलग मुद्दे को लेकर जो जनाक्रोश है, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर दूसरी परीक्षाओं का मामला हो, वो भी है जिसको एक बड़े अप्रोच के साथ देखा जाना चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं। पहली बात है ना, इस पूरे आंदोलन को अगर हमें समझना है तो इसके दो पहलू बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो है छात्रों की समस्याएं, उनका जो आक्रोश और उसका एक्सप्रेशन, जिस तरह से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, अभी आप जिस पार्टी के, राजीव जी कितनी प्रखरता से अपनी बात को रवि जी रख रहे थे, जिस पार्टी ने प्रजातंत्र में जो जन आंदोलन को सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करके उसको कंप्लीटली उसका जो बदनामी की है, वो इन लोगों ने की है। किस तरह से हमने देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो बहुत अच्छे ढंग से चलाया गया था, जिसका एजेंडा आपके बीच में तो बाकी मेहमानों को मैं चुप करा देता था, वैसे बाकी मेहमान बोलते हैं तो आप भी चुप रहेंगे तो दोनों लोगों की बात हमारे दर्शक सुन पाएंगे। एक आदमी बोलिए, एक समय गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बहुत देर से सुना, उनको बोलने दिया जाए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने बहुत गलत बातें की, फिर भी मैं सुनता रहा। जिस पार्टी ने, बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पार्टी ने जन आक्रोश आंदोलनों का गलत इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में खड़े होकर राजनीति की, वो आज यहाँ पे शॉल ओढ़े इस आंदोलन के लिए कर रहे हैं। क्या उनका एजेंडा है? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का। तो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल अलग करना चाहिए। हम जनता विद्यार्थियों के साथ हैं, रिबटल का टाइम दीजिएगा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय दूंगा आप जी, समय दूंगा। इस बिल जो सरकार को और उनके समाधान के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, उनको वैश्विक स्तर पे भारत को आगे ले जाने के लिए एक विजन के साथ, करप्शन फ्री एनवायरनमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी ड्रिवन उसके साथ काम कर रहे हैं। 12 साल में काम किया है, लेकिन कांग्रेस बताए ना 70 साल में उनके लिए क्या समस्या का समाधान किया। तो देखिए विद्यार्थियों, पता नहीं इसमें गोपाल कृष्ण जी आप बहुत समझदार हैं, आप तो बिजनेस को भी अच्छे समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग इस बहस पे ना जाएं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया और हमने पिछले 17 साल में क्या किया। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं जो पूछना चाह रहा था वो भले ही हमारे मेहमानों को हो सकता है शास्त्रीय नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि वाकई युवा की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है, उनके लिए मौके उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। इस वजह से उनके भीतर भारी असंतोष है। उस असंतोष को निकालने का एक बहाना बन गया है नीट पेपर लीक के मामले में चल रहा आंदोलन। कांग्रेस प्रवक्ता रविकांत जी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनसे पहले उनकी राय जानते फिर राजीव चौधरी आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण जी, मेरी बात ही नहीं हुई। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। हाँ बोले गोपाल जी, अपनी बात पूरी करें। एम्प्लॉयमेंट, मैं आर्थिक विषयों को समझता हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और आपने भी उसे अंडरलाइन किया, हम खुद भी जानते हैं, इसीलिए एमएसएमई सेक्टर और उन सब के लिए काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अब विद्यार्थियों की समस्या बिल्कुल जायज है, जिसके साथ हम सिंपैथाइज करते हैं, उनके लिए काम करना अभी हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है और उसके लिए अकाउंटेबल
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सब लेने को तैयार है, लेकिन उसका जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम, उसको फ्लेम देके उसको जिस तरह से कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, आप पार्टी उस स्टेज को मैनेज करके उसको डीरेल करने का काम करे, ये विद्यार्थियों के हित की बात नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। ये हम कह रहे हैं विद्यार्थियों के साथ हैं, उनकी रविकांत जी, रविकांत जी, युवाओं की सारी समस्याओं को मानने को तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां मत सेकिए और सेक रहे हैं उसको हवा देके। रविकांत जी, ठीक है सर, गोपाल जी अब बाकी मेहमानों को सुन लेते हैं। रविकांत रही है कि नरेंद्र मोदी जी तो साहब तानाशाह बने हुए हैं और वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं, तो बेचारे अब गोपाल जी भी क्या जवाब दें, इसलिए बराबर गोलमोल कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके इस बलमन साहब का कायल हूं कि जितना वो बात रख पाके, ठीक है, उनका आरोप लगाना ये उनका काम है, लेकिन राजनीति होगी किसके लिए जरा बता दें। राजनीति क्या है कि हम क्या वहां जाकर के केवल गुणगान करें आपका? राजनीति होगी बेहतरी के लिए। सत्ता पक्ष जो गलतियां करेगी उसको आईना दिखाना हमारा काम है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है जो हमें इस देश की जनता ने दी है, और हम लगातार उन मुद्दों पर बात करते रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे। अगर ये सोचते हैं कि इसको डिरेल कर देंगे, कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे, हम इन नौजवानों की चिंताओं के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, कभी बख्शने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अंबानी और अडानी का माल चाप रहे हो, उनको मिल रहा हो, और जो वो ज्ञानेश कुमार की दम पर जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर वो ये सोचते हैं कि हम डेमोक्रेसी में लूट लेंगे और इसलिए डर नहीं है, तो नौजवान जब खड़ा हो गया है सड़क पर तो उसको समझने की जरूरत है। ये जो सेंटिमेंट्स है, ये जो गुस्सा है, और मुझे तो आश्चर्य आ रहा था हर्षवर्धन जी पर भी कि वो तो पढ़े लिखे आदमी है, पत्रकार है, कम से कम वो इस बात को तो समझेंगे कि साहब नौजवान जो व्यंग कर रहे हैं वो व्यंग की विधा क्या होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब अश्लीलता वहां पे हो रही है, वहां पे अपराधी लोग बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद थी कि जो 22 बच्चे आत्महत्या किए हुए हैं उसके बारे में कम से कम आप श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और प्रधानमंत्री को इस पर आप घेरेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे कि उन्होंने अभी तक श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी है। इस पर आप बोलते तो मुझे अच्छा लगता, तब लगता कि हाँ आप पत्रकार और साहित्यकार हैं, विचारक हैं, लेकिन आप एक पार्टी के व्यक्ति के तौर पर अगर ऐसे आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जी चूंकि मामला आप तक आ गया, आप राजीव चौधरी जी के पास जाऊंगा। ठीक है रविकांत सर, एक मिनट, हर्षवर्धन जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी 15 सेकंड में जवाब दे दीजिए, हमारे पास 2 मेहमान और 15 सेकंड। मैंने पहले भी कहा था कि रविकांत जी की समस्या गंभीर हो गई, क्योंकि तर्क उनको सूझते नहीं, तो ऐसे ही फिर वो घूम के वहां आ गए। मेरी कही किसी बात में अगर इनको नहीं समझ में आया, और ऐसा नहीं समझ में आया, ये रविकांत जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सब समझदारी रखते हैं, लेकिन ये चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता जो होता भाई अपनी पार्टी का बधुआ है, उसको क्या करना है। हम पत्रकार के तौर पर दोनों बात कर सकते हैं, हमारी ये स्वतंत्रता है, उनको इसे क्वेश्चन मार्क करना, आप समझिए ये भी एक साजिशन है कि आपको पत्रकार को क्वेश्चन मार्क में डालना है, जुडिशरी को क्वेश्चन मार्क में डालना है, इलेक्शन कमीशन को क्वेश्चन मार्क। ये एक नए किस्म का षड्यंत्र है, लोकतंत्र नए किस्म का षड्यंत्र है। चूंकि समय कम है, बेबी से बीच में रोक रहा हूं हर्षवर्धन जी। सतीश के सिंह साहब, सतीश के सिंह साहब, आपने जो मुद्दा उठाया था उस पर, सतीश के सिंह साहब, ये मुद्दा सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। देखिए नीट तक तो बिल्कुल, सुनिए, ये बात जनता को जानना चाहिए कि कुछ 2 साल से नीट में जो एडमिशन हो रहा है -% पे हो रहा है। यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो आपको पेपर लीक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मुद्दा बड़ा है, ये बिना पैसा अगर है, पूंजी है, तभी अब आप भारत में पढ़ लिख सकते हैं, और उसके लिए फिर नीट की जो जरूरत है, खाली एग्जाम में बैठ जाइए। राजीव चौधरी जी, 1 मिनट, राजीव चौधरी, 1 सेकंड, देखिए एक लाइन, देखिए -% पर भी एडमिशन हो रहा है। एक दूसरी बात क्या है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा से और काउंटर प्रोपेगेंडा से समस्या का हल नहीं होगा, नहीं होने वाला। राजीव चौधरी जी 10 सेकंड, शो का समय खत्म हो चुका, मैं जबरदस्ती समय लिया और प्रोड्यूसर साहब से। राजीव जी 5 सेकंड। देखिए, चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में
आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय आप फिर ले देकर मामला वहीं तक चले जाते हैं। चलिए, आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज। नमस्कार।